शुरू किया गया था और उसमें आपका थोड़ा बहुत अभी पढ़ाया गया है, फिर दोहरा देते हैं हम। ये आपका बताया गया था कि इक्विटी का मतलब बताया गया था, यानी कि साम्य का मतलब बताया गया था कि जो ये इक्विटी शब्द है ये आपका लैटिन के इक्विटास से बनी है। और इक्विटास का मतलब होता है आपका समतल करना या बराबर करना या प्लेन करना। तो आखिर इक्विटी करती क्या है? तो जहाँ विधि में खुरदुरापन होता है या विधि में कमी होती है या आप कह सकते हैं कि विधि में गैप होता है, उसी गैप को बैठिए भाई जल्दी, बैठिए अंदर बैठिए। ये इक्विटी आपका उसी गैप को पूर्ति करती है, यानी कि उसी गैप को फुलफिल करती है। आपका इसका जन्म बताया गया कि जो साम्य है इसका जन्म रोम में हुआ। और रोम में किसने किया था? प्रेटरों ने। ये डिटेल में बताना है अभी। इसके बाद आपका जो बताया गया कि साम्य जो है इसमें आपका बेयर एक्ट नहीं है, बल्कि कुछ प्रिंसिपल या कुछ सिद्धांत हैं और उन्हीं सिद्धांतों को हमें पढ़ना है। तो ऐसे आपका टोटल 18 सिद्धांत हैं, जिसमें 12 मुख्य सिद्धांत हैं और 6 सहायक यानी कि गौण या सेकेंडरी हैं। और इन 12 में ही वो 6 सिद्धांत समाहित है। अतः मुख्य रूप से हमें 12 सिद्धांत पढ़ना है और 6 तो आपका दो दो लाइन में पढ़ा दिया जाएगा। तो 12 सिद्धांत पढ़ना है और आपका ये इक्विटी की उत्पत्ति और विकास पढ़ना है, इसका नेचर पढ़ना है और परिभाषा। तो ऐसी दशा में जो पहला पॉइंट उठाया गया था वह हम उठाए थे आपका साम्य का नेचर से उठाए थे क्वेश्चन कि इक्विटी का नेचर क्या है या साम्य का प्रकृति क्या है। अभी सिद्धांत नहीं उठाया गया था। अभी आपका परिभाषा मैंने बताई जाएगी। फिर विकास से क्वेश्चन मेंस में बिहार और यूपी में बना है वह बताया जाएगा। और तब 12 सिद्धांत बताए जाएंगे। क्या क्या सिद्धांत हैं? तो साम नेचर ऑफ इक्विटी हम बता रहे थे, पहला कल नेचर बताए थे कि जो साम्य है वह गुड कंसेंस पर आधारित है और प्राकृतिक न्याय पर भी आधारित है। बिहार जे में इसी बार आपका पूछा भी गया था क्वेश्चन कि इक्विटी का आधार क्या है या इक्विटी किस पर आधारित है। तो गुड कंसेंस पर या अंतःकरण पर या शुद्ध अंतःकरण पर या अंतर चेतना पर, यानी कि जो बातें किसी मानव के हृदय से निकलती हैं वही इक्विटी है। अर्थात किसी मामले में अगर कोई सामान्य प्राणी ये सोचे कि इस मामले में आपका क्या उचित होगा, तो जो उचित होगा बस वही याद रखिए, वही इक्विटी है, वही साम्या है। तो ऐसी दशा में आपका प्राकृतिक न्याय भी कल बताया गया। और प्राकृतिक न्याय के जो तीनों सिद्धांत हैं आपका यह साम्या के ही सिद्धांत हैं। और तीनों सिद्धांत आपको कल डिटेल में बताया गया था। दूसरा हमने बताया था प्रकृति की जो इक्विटी है ये न्यायालय के विवेक का विषय है। अब इसको फिर एक बार समझा देते हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति आपका माने सामान्य अधिकारों को लेकर कोर्ट में जाता है तो ऐसी दशा में वह अपने पक्ष में निर्णय की मांग अधिकार के रूप में कर सकता है। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो ऐसी दशा में अगर आप आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट या 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो मूल अधिकारों की जो मांग है वह अधिकार या राइट के रूप में कर सकते हैं। और यदि न्यायालय बैठिए भाई,
तीन तीन लोग बैठिए एक पर भाई। आप मूल अधिकार की मांग अधिकार के रूप में कर सकते हैं, और अगर आपने उच्चतम न्यायालय को ये दिखा दिया कि हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो ऐसी दशा में उच्चतम न्यायालय आपके मूल अधिकार के पक्ष में फैसला देने के लिए बाध्य है। याद रखिए, विवेक नहीं है बल्कि क्या है बात। लेकिन अगर आप किसी अधिकार की मांग इस आधार पर कहते हैं कि उचित यही होगा या साम्य के अनुसार हमें ये अधिकार दिया जाए, तो उस अधिकार को प्रदान करना न्यायालय का विवेकाधिकार है। चाहे तो न्यायालय आपको वह राइट प्रदान करे या प्रदान करने से इनकार कर दे। यानी कि साम्य साम्य के सिद्धांतों को लागू करना न्यायालय के लिए बाध्यकारी नहीं है, ये न्यायालय का विवेकाधिकार है। न्यायालय की इच्छा पर निर्भर करता है। चाहे तो न्यायालय इसे लागू करे या लागू करने से इनकार कर दे। फिर एक बार ये अच्छे से तैयार रखिए, विवेक का विषय है। तीसरा हमने बताया था कि जो साम्य की क्रिया है, जो इक्विटी है, ये व्यक्ति से संबंध रखती है। इसको भी समझना है और आगे इसको डिटेल में पढ़ना भी है। यानी कि ये सिद्धांत में भी पढ़ना है। यहाँ तो नेचर बताया जा रहा है, तो फिर एक बार इसको समझिए अच्छे से। कल बताया भी गया था कि साम्य की क्रिया व्यक्ति से संबंध रखती है। इसका उदाहरण भी कल हम बताए थे, फिर एक बार हम बता रहे हैं। यानी कि साम्य के न्यायालय जब भी कोई फैसला देते थे, तो उस फैसले का अगर कोई व्यक्ति पालन नहीं करता था, तो साम्य के न्यायालयों ने कभी भी उस व्यक्ति की संपत्ति पर कोई प्रभाव नहीं डाला। यानी कि साम्य के न्यायालय अपने द्वारा दिए गए निर्णय को एग्जीक्यूट कराने में, इजरा कराने में या लागू कराने में या निष्पादन कराने में कभी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किए। यानी कि व्यक्ति की संपत्ति को न तो कुर्क किए और न ही उसका विक्रय किए, यानी कि न ही जब्त किए और न ही बेचा। बल्कि चूंकि साम्य गुड कंसेंस पर आधारित है, अंतर चेतना पर आधारित है व्यक्ति के, यानी कि इसीलिए साम्य के न्यायालय अगर कोई व्यक्ति उसके निर्णय का पालन नहीं करता था, तो कारावास या जेल भेज देते थे या उस पर जुर्माना लगाते थे, लेकिन कभी भी संपत्ति को अटैच और सेल नहीं करते थे। तो ये भी थोड़ा सतर्क रहना है कि साम्य की जो क्रिया है वह व्यक्ति से संबंध रखती है कि संपत्ति से, तो व्यक्ति से। उदाहरण भी आपको अच्छा कल बताया गया था, सुब्रत राय का उदाहरण बताया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक आप पैसा निवेशकों का नहीं लौटाएंगे, तब तक तिहाड़ जेल में रहेंगे, और जब कुछ पैसा लौटाए और तब जाकर आपका उनको जेल से अंतरिम जमानत दी गई, साल डेढ़ साल जेल में ही रहे। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक पैसा नहीं लौटाओगे तब तक क्या रहोगे। यानी कि उनकी संपत्ति अटैच नहीं की, सुप्रीम कोर्ट ने उनके हृदय पर प्रभाव डाला, अंतःकरण पर प्रभाव डाला कि निवेशकों का आप पैसा लिए हैं तो उसको क्या करिए, लौटाइए। बताया गया था कल। इतना तक भाई आपका लेक्चर कल हुआ था। अब आगे बढ़ा जाए नेचर में। साम्य विधि का अनुगामी है अगला। इसको आपका अलग से भी इसे हम मैक्सिम में पढ़ेंगे। यानी कि साम्य विधि का अनुगामी है, इसका मतलब क्या हुआ। यानी कि इक्विटी हमेशा लॉ को फॉलो करती है, यानी कि विधि के पीछे चलती है। इसके बारे में भाई अच्छे से समझिए, और तीन चार अच्छे अच्छे उदाहरण भी आपको देखने हैं। देखिए, साम्य का विकास कभी भी विधि को नष्ट करने या विधि के लिखित पाठ को
विफल करने के लिए नहीं हुआ। साम्य ने कभी भी ये दावा नहीं किया कि हम कानून को विफल करके अपने सिद्धांतों को लागू करेंगे, बल्कि साम्य ने हमेशा विधि को फॉलो किया है, कानून के पीछे चली है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी विषय पर स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है तो उस विषय का उल्लंघन करके या उस लिखित का उल्लंघन करके न्यायालय साम्य के आधार पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कोई फैसला नहीं दे सकते। तो साम्य हमेशा कानून का क्या करेगा, पीछे चलने वाला है। कभी भी साम्य ने ये नहीं कहा कि हम कानून को विफल कर देंगे, यानी कि लिखित पाठ को विफल करते हुए हम अपना काम करेंगे। लेकिन तो साम्य काम क्या करता है, जहाँ कानून लिखा ही नहीं गया है, लिखा गया है लेकिन कम लिखा गया है, या लिखा तो गया है लेकिन कानून में कुछ क्या है, कमी है, तो केवल साम्य ने क्या किया कि उस कमी की पूर्ति का काम किया है। यानी कि साम्य ने या साम्य के सिद्धांतों ने कभी भी कानून के बाहर जाकर काम नहीं किया। अर्थात इसका मतलब कि अगर कोई बात हमारे संविधान में लिखी है या किसी कानून में और साम्य में भी वह बात है और दोनों में आपका कह सकते हैं टकराव होता है, तो वहाँ साम्य लागू नहीं होगा, बल्कि हमारे कानून या संविधान में जो स्पष्ट रूप से बातें लिखी गई हैं वही बातें क्या होंगी, लागू। यानी कि इस पर आपका आगे हम उदाहरण भी बताएंगे, उदाहरण दो तीन देखा जाए और आगे जब ये सिद्धांत चलेगा तो वहाँ भी आपका और बातें बताई जाएंगी। लेकिन आपका इस मामले में जो आपको उदाहरण देखने हैं, एक तो इस मामले में जो उदाहरण देखने हैं वह निर्भया कांड का देखना है, पहला उदाहरण हम बता रहे हैं। और जो दूसरा उदाहरण बताएंगे वह आपका सीआरपीसी की धारा 362 का हम बताएंगे। दो उदाहरण हम बता रहे हैं, पहला आपका कौन सा, निर्भया कांड का, और दूसरा हम उदाहरण इसमें कौन सेट करेंगे, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 362। यानी कि हमें ये बताना है कि जिस मामले में कानून स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है वहाँ कानून से बाहर जाकर साम्य के आधार पर न्यायालय निर्णय नहीं दे सकते। लेकिन जिन मामलों में कानून प्रावधान ही नहीं करता उन मामलों में कौन अप्लाई करेगी, साम्या अप्लाई करेगी। तो दोनों एंगलों को उदाहरण से देखना है। तो पहला एंगल हम किसको देखते हैं, निर्भया कांड। देखिए आपका सभी लोग लगभग जानते ही हैं कि दिल्ली में दुराचार हुआ था निर्भया के साथ, फिर उसकी मृत्यु हो गई और पूरे देश से आवाज उठी कि वी वांट जस्टिस। तत्पश्चात कानून में बदलाव लाने के लिए जस्टिस जेएस वर्मा की अध्यक्षता में एक समिति बनी और उस समिति की सिफारिश पर एविडेंस में परिवर्तन लाया गया। आपका आईपीसी में और सीआरपीसी में तमाम कानूनों में बदलाव लाया गया और कानून चेंज किए गए और आपका 3 फरवरी 2013 से ये बदलाव लागू भी हो गए। तत्पश्चात आपका ये एक दिन हम बताए थे फिर बता रहे हैं, 6 अभियुक्त थे। एक अभियुक्त आपका अंडर ट्रायल ही आत्महत्या कर लिया जेल में और 4 अभियुक्तों को अब फांसी हो चुकी है। और एक जो अभियुक्त था वह बालक था, उसने ये कहा कि जिस दिन मैं अपराध किया था मैं 18 वर्ष से कम था, अतः मेरा मामला किशोर न्यायिक बोर्ड जुनाइल जस्टिस बोर्ड के यहाँ चलाया जाए। तो वह साबित किया सर्टिफिकेट देकर कि हम 18 साल से क्या थे, कम थे। उसका मामला अलग चला और उस कानून में जो किशोर न्याय अधिनियम था
उस कानून में ये था कि ऐसे बालक को केवल अधिकतम 3 साल के सुधारात्मक दंड दिया जा सकता है और आवश्यकता पड़ेगी तो 1 साल और एनजीओ यानी कि किसी सामाजिक संगठन के अंडर में रखा जा सकता है। ये कानून था, अब बदल गया है वो अलग बात है। 2015 में नया कानून बन गया। तो जो 2000 का कानून था ये था, और वह बालक किसी का बचाव लिया। सबसे ज्यादा दरिंदगी और क्रूरता बालक ने ही किया था और 4 साल बाद वह मुक्त हो गया, क्योंकि कानून में कहीं भी ये प्रावधान नहीं है कि 4 साल बाद भी उसे कहाँ रखा जाएगा, जेल में। तो जो निर्भया के माता पिता थे, ये पहुंच गए उच्चतम न्यायालय और ये कहे कि हजूर ये दरिंदगी किया है, इसे किसी तरह और आप जेल में रखिए। तो सुप्रीम कोर्ट भी हाथ खड़ा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट कहा कि हम भी चाहते हैं कि ये समाज में न रहे, लेकिन हम भी कानून से बंधे हैं और कानून के बाहर जाकर किसी की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को नहीं छीन सकते, क्योंकि अनुच्छेद 21 बताता है कि किसी भी व्यक्ति की शारीरिक स्वतंत्रता को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही छीना जा सकता है, अन्यथा नहीं। और हम भी कानून से क्या है बाध्य। हम भले साम्य के न्यायालय हैं, लेकिन साम्य के आधार पर कानून के लिखित पाठ का उल्लंघन करके हम जेल किसी को नहीं भेज सकते। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि साम्य विधि का अनुगामी है। यानी कि अगर किसी विषय पर स्पष्ट रूप से कानून में लिखा गया है तो साम्य उस मामले में कानून का पालन करेगा, कानून से बाहर जाकर कोई कार्य नहीं करेगा। तो कब ये कार्य करेगा? जब लिखा न हो। अब आगे बढ़िए। जो दूसरा उदाहरण इस पर देखना है वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 362 का देखना है, यानी कि 362 का। तो इस उदाहरण को देखिए। आपका पिछली बार जे में और आपका एमपी में और यूपी एपीओ में भी पूछा गया था कि सीआरपीसी में किसका प्रावधान नहीं है, तो पुनर्विलोकन या रिव्यू या नजरसानी कहिए, इसका प्रावधान नहीं है। यानी कि सीआरपीसी में किसका प्रावधान नहीं है, तो पुनर्विलोकन या उसी को नजरसानी कहते हैं या रिव्यू। अब रिव्यू पहले समझिए। मान लीजिए कि ए एक न्यायाधीश है और बी अभियुक्त है, और बी के खिलाफ निर्णय देकर निर्णय सुना दिया। यानी कि न्यायाधीश ने निर्णय क्या किया है? सुना दिया। तो आपका सीआरपीसी की धारा 362 स्पष्ट बताती है कि जब एक बार न्यायाधीश ने आपराधिक मामले में फैसला सुना दिया है, तो अब वह न्यायाधीश लिपकीय या गणितीय यानी कि क्लर्कियल या मैथमेटिकल त्रुटि या डिफेक्ट के अलावा अब निर्णय में संशोधन नहीं कर सकता। तो क्या साम्य के आधार पर निर्णय में संशोधन कर सकता है? जब कानून स्पष्ट रोकता है कि आप निर्णय को चेंज नहीं कर सकते, तो क्या साम्य का सहारा लेकर निर्णय को चेंज किया जा सकता है? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पष्ट रूप से कानून में बात लिखी गई है उस बात का उल्लंघन करके साम्य कोई काम नहीं करता। तो करता क्या है? तो आपका अभी आगे वो भी पॉइंट नेचर में बताया जाएगा। यानी कि आपका इसका मतलब आगे डिटेल में मैक्सिम भी पढ़नी है। तो ये हुआ कि साम्य विधि का क्या है? फॉलो करने वाला कि विरोध करने वाला? फॉलो। अब आइए इसी के विपरीत हमें देखना है। विपरीत ये देखना है कि यदि कानून में कोई बात स्पष्टतः न लिखी गई हो या लिखी तो गई है लेकिन अपर्याप्त है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी विषय के बारे में कानून में प्रावधान न हो
वहाँ इक्विटी के आधार पर निर्णय दिया जा सकता है, लेकिन स्पष्ट प्रावधान हो कि न हो, याद रखिए, है तब नहीं, उसका वायलेशन नहीं किया जा सकता कि कर दीजिए, क्योंकि कानून विधायिका ने जब बना दिया है तो साम्य उस कानून को रद्द करने का पावर नहीं रखती। तो आपका इसके लिए 3 आपका प्रावधान पढ़ने हैं। संविधान का अनुच्छेद 142, दूसरा जो पढ़ना है सीपीसी की धारा, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की धारा 151 और सीआरपीसी की धारा 482। यानी कि फिर एक बार समझिए, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ कानून में किसी विषय के बारे में कोई प्रावधान न हो, वहाँ न्यायालय न्याय के आधार पर, साम्य के आधार पर, यानी कि जस्टिस के आधार पर, इक्विटी के आधार पर, गुड कंसेंस के आधार पर, नेचुरल जस्टिस के आधार पर फैसला सुना सकता है। लेकिन कब? जबकि कानून में उस विषय के बारे में क्या न हो? स्पष्ट प्रावधान न हो। तो 3 आपका माने एक अनुच्छेद और जो 2 धाराएं देखनी है। पहला अनुच्छेद हम उठा रहे हैं आर्टिकल 142 संविधान का। अनुच्छेद 142 आपका उच्चतम न्यायालय को इनहेरेंट पावर देता है, निहित शक्ति देता है, यानी कि अंतर्निहित शक्ति है। यानी कि उच्चतम न्यायालय न्याय या जस्टिस के लिए कुछ भी कर सकता है। तो कुछ भी में ये न कह दीजिएगा कि कानून का उल्लंघन भी कर सकता है। कानून के लिखित पाठ का उल्लंघन नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बात किसी कानून में न लिखी गई हो या अपर्याप्त रूप से लिखी गई हो, तो एब्सोल्यूट जस्टिस यानी कि पूर्ण न्याय के लिए उच्चतम न्यायालय जो उचित समझे वह फैसला दे सकता है। ये किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय का बहुत बड़ा पावर है? 142। अब एक दो फैसला पहले दिलवाइए भाई कि क्या उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 142 के तहत कुछ फैसले दिए कि नहीं दिए। और आपका दो हम दिखा रहे हैं, दो आपका उदाहरण बता रहे हैं। एक उदाहरण एब्सोल्यूट लाइबिलिटी यानी कि पूर्ण दायित्व का, ये न्याय के लिए सब चल रहा है इक्विटी के आधार पर, ये याद रखिए, जहां कानून में कुछ न लिखा हो। यानी कि एक जो दायित्व आपका सुप्रीम कोर्ट ने उत्पन्न किया आर्टिकल 142 के तहत, पूर्ण दायित्व या एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। दूसरा जो हम उदाहरण देखेंगे आर्टिकल 142 के तहत, वह क्यूरेटिव पिटीशन का। क्यूरेटिव पिटीशन मतलब उपचारात्मक याचिका, इसको दो सहारी याचिका भी कहते हैं। इधर बैठिए भाई, 3 लोग ही बैठिए, इधर आकर बैठिए, 4 लोग ना बैठिए भाई, इधर जगह तो है, बीच में बैठिए, पीछे अंदर बैठने दीजिए इनको भी। हाँ, 3 ही लोग बैठिए भाई एक पे। फिर एक बार देखिए दूसरा जो हम उदाहरण ही चलना है साम्या में, और कुछ है नहीं, सिद्धांत क्या, 2 लाइन में नियम जान लेना है, बस उसको कहाँ कहाँ अप्लाई किया गया है यही तो पढ़ना है। तो इक्विटी में उदाहरण ज़्यादा, कानूनी और सामाजिक, और सिद्धांत जो रहेंगे उसका अर्थ तो आपका 4 लाइन में समझ लेना है कि इसका मतलब क्या हुआ। तो बिहार आयोग जो इस समय क्वेश्चन बना रहा है आपका, पहले ये बनाता था आसान, यानी कि मैक्सिम दे देता था, उसका अर्थ पूछता था, तो अर्थ तो 4 लाइन में हो ही जाएगा। अब बिहार आयोग देखिए जाकर 2 बार से अब एप्लीकेशन पूछ रहा है कि ये सिद्धांत किस कानून की किस धारा में समाहित है। तो एप्लीकेशन अब ज़्यादा देखना है और सिद्धांत तो देखना ही है। और जहाँ जहाँ उस सिद्धांत को कानून में, चाहे टीपी हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, संविधान हो, जहाँ जहाँ उन सिद्धांतों को समाहित किया गया है उन उन धाराओं को याद करना पड़ेगा। तो वहीं एक एक करके हम बता रहे हैं
कि जहाँ कानून में कुछ न लिखा हो तो साम्या वहाँ वह सब कुछ करने में सक्षम है जो न्याय के लिए करना चाहिए। और पहला हम उदाहरण कौन दे रहे हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद 142। देखिए, और तीसरा जो हम बताएंगे इसमें, एक तो पूर्ण दायित्व हो गया, एब्सोल्यूट लायबिलिटी। दूसरा आपका क्यूरेटिव पिटीशन यानी कि उपचारात्मक याचिका या दोषहारी याचिका। एक पॉइंट और देखिए, नहीं एक पॉइंट और था इसमें, देखिए दो अभी देखिए, इसके बाद हम फिर आपका, हाँ बता रहे हैं भाई, वो तो एक पॉइंट और बताना था लेकिन अब वो मिस कर रहा है कहीं। देखिए इसको पहले दो देखिए। देखिए आपका उच्चतम, हाँ देखिए एक अयोध्या का मामला बताना था भाई, वहीं असल बात, हल्का सा दिमाग इधर उधर होता है तो उदाहरण भी भूल। तीन उदाहरण अच्छे आपको बताते हैं हम, जहाँ की कानून में स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है तो जस्टिस के लिए उच्चतम न्यायालय ने इक्विटी या साम्य के आधार पर फैसला सुनाया। तीन उदाहरण देखिए भाई, ये सब फैसले मैं बता दूं किसके लिए सुनाए जा रहे हैं, कंप्लीट जस्टिस या एब्सोल्यूट जस्टिस, यानी कि पक्षकारों के बीच पूर्ण न्याय के लिए। हम नहीं बता रहे हैं, स्पष्ट 142 में अनुच्छेद में लिखा गया है ये, मैंने आते हैं पूर्ण न्याय के लिए। तो देखिए क्या करके समझाया जाए तीनों भाई। पहला समझिए, एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या होती है। देखिए आपका, जब आप अपकृत्य पढ़ेंगे तो आप ये पढ़ेंगे कि रायलैंड्स बनाम फ्लेचर के बाद में जस्टिस ब्लैकबर्न ने आपका कठोर दायित्व या स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का मतलब, कठोर दायित्व का मतलब ये होता था कि भले ही प्रतिवादी का कोई दोष न हो, अगर वादी को नुकसान पहुंचा है तो ऐसी दशा में प्रतिवादी जिम्मेदार होगा और वादी मुआवजा वसूलने का हकदार होगा। इसमें देखिए क्या हुआ था, रायलैंड्स बनाम फ्लेचर का बात खूब पूछा भी जाता है आपका बिहार में, इसमें कोई शक नहीं है, जस्टिस का नाम तक पूछा गया है। तो इसमें दो लाइन समझना है कि हुआ क्या था। एक आदमी अपने जमीन पर टैंक पानी का बनवा रहा था और टैंक का पानी का आपका माने टंकी बनी, उसमें पानी भरा गया तो नीचे पानी आपका माने टंकी फूट गई नीचे से और बगल वाले के कोयला के खान में चली गई। कोयला के खान वाले ने टंकी जो लगाया था उसके खिलाफ मुकदमा किया कि हमें इनसे मुआवजा दिलवाया जाए और इनके पानी के कारण हमारी कोयले की खान को क्या पहुंचा है, नुकसान। अब जो पानी की टंकी वाला था वो कह रहा था कि हजूर हमने कोई उपेक्षा नहीं बरती, हमारा कोई दोष नहीं था, अब टंकी नीचे से फूट गई तो मैं क्या करूं। लेकिन न्यायालय ने उसके तर्क को नहीं माना और कहा कि भले तुम्हारा कोई दोष न हो, तुम्हारे कार्य के कारण ही तो आपका कोयले की खदान जो है उसमें पानी भरा है, अतः तुम जिम्मेदार होगे और मुआवजा दो। लेकिन उसी समय कुछ अपवाद बना दिए गए, जहां की प्रतिवादी अगर अपना मामला अपवादों में सेट कर देता था तो कोई मुआवजा नहीं देता था, कोई डैमेजेज नहीं, कोई कंपसेशन नहीं। अब होने क्या लगा कि लोग कठोर दायित्व के आधार पर मुआवजा मांगने जाते थे और जो विपक्षी था हमेशा किसका बचाव लेता था, अपवाद का। अब इसी बीच भारत में एक कांड होता है, आपका दिल्ली में ही ओलियम गैस का रिसाव होता है, एक अधिवक्ता जी मर जाते हैं, ज़्यादा लोग बीमार पड़ते हैं। तो जो हमारे यहाँ आपका महेश चंद मेहता हैं,
या MC मेहता हैं, अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं, यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत एक PIL या लोक हितवाद दायर करते हैं और ये कहते हैं कि हजूर ऐसे मामलों में कुछ नया सिद्धांत बनाइए ताकि जो मालिक है आपका फैक्ट्री इत्यादि का उसे जिम्मेदार ठहराया जा सके और उससे मुआवजा वसूला जा सके। काफी बहसबाजी भी हुई। तो जस्टिस PN भगवती थे उस समय मुख्य न्यायाधीश। तो जस्टिस PN भगवती ने पूर्ण दायित्व या आत्यांतिक दायित्व या एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो आपका और बता दिया कि पूर्ण दायित्व का मतलब ये हुआ कि आपको कोई डिफेंस नहीं मिलेगा। यानी कि अगर ये साबित हो गया कि प्रतिवादी के कार्य के कारण वादी को नुकसान पहुंचा है, तो प्रतिवादी हर हाल में जिम्मेदार होगा और प्रतिवादी को कोई अपवाद बचाव के रूप में मान्य नहीं है। यानी कि अगर प्रतिवादी कहे कि एक्ट ऑफ गॉड से ये हो गया, एक्ट ऑफ गॉड मतलब दैव कृत्य, दैव कृत्य माने भगवान का कृत्य, भगवान का कृत्य माने प्राकृतिक कृत्य, यानी कि भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, आपका भूकंप आ गया, जल गया, तो ये बहुत धूप तेज थी, बहुत ठंडी थी, इसलिए गैस का रिसाव हो गया, ये कोई तर्क मान्य नहीं होगा। तो पूर्ण दायित्व का सिद्धांत उच्चतम न्यायालय ने कानून से बाहर जाकर साम्य के आधार पर किस अनुच्छेद की व्याख्या करते हुए प्रतिपादित कर दिया? 142। याद रखिए, ये न्याय के लिए यानी कि इक्विटी के आधार पर। दूसरा जो हमें उदाहरण देखना है, आपका क्यूरेटिव पिटीशन का देखना है। ये भी अच्छा उदाहरण है। इसके लिए जब आप देखेंगे तो अनुच्छेद 137 पढ़ना पड़ेगा, फिर अनुच्छेद 142 और फिर अनुच्छेद 32। भाई अच्छे से तैयार रखिए, अभी बिहार जे में इंटरव्यू में भी पूछा गया था, ध्यान से देखिए। अब संविधान चल ही रहा है, बताया जाएगा। इसके बाद संविधान संशोधन के बाद सुप्रीम कोर्ट चैप्टर वाइज ही उठाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट संशोधन में थोड़ा 2-3 दिन अभी लगेगा। तो इसके बाद आपका उच्चतम न्यायालय ही बताया जाएगा। अब उसके माने संघ की कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, फिर राज्य की कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, माने चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा। उसके बाद जो बचा खुचा रहता है एग्जाम के पहले लास्ट में, वो तो 2 दिन में ही समाप्त हो जाएगा, सैकड़ों अनुच्छेद। लेकिन आपका जो मेन मेन है डिटेल में, उसको पहले पढ़ाया जाएगा। तो फिर एक बार देखिए भाई अच्छे से, नए लोग भी। अनुच्छेद 137 ये बताता है कि उच्चतम न्यायालय अपने द्वारा दिए गए जजमेंट या फैसले या निर्णय का पुनर्विलोकन कर सकता है। यानी कि अपने द्वारा दिए गए फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है। यानी कि उच्चतम न्यायालय ने पहली बार किसी मामले में फैसला दिया तो अनुच्छेद 137, चाहे वह क्रिमिनल मामला हो, सिविल मामला हो, जो भी मामला हो, वहाँ कोई रोक नहीं है उच्चतम न्यायालय में। तो उच्चतम न्यायालय उस मामले पर पुनः सुनवाई कर सकता है। चौथी बार, दूसरी बार, और दूसरी बार सुनवाई करके उस मामले में दूसरी बार फैसला सुना सकता है। इसको आपका रिव्यू कहते हैं। रिव्यू मतलब अपने ही निर्णय की नजरसानी करना या पुनर्विलोकन करना। यानी कि जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है उस पर पुनर्विचार करना। तो पहली बार तो फैसला सुना दिया, उस पर पुनर्विचार करके कब सुनाया? दूसरी बार। इसके बाद संविधान में कहीं कोई प्रावधान नहीं था। तो उच्चतम न्यायालय ने किस अनुच्छेद का सहारा लिया? 142 का। और उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि हम इक्विटी के कोर्ट हैं, साम्य के न्यायालय हैं, हम न्याय करने के लिए बैठे हैं,
और अगर न्याय करने के लिए कह सकते हैं कि हम बैठे हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अपने ही मामले में चौथी बार विचार कर सकते हैं, निर्णय सुना सकते हैं तीसरी बार। और जो ये तीसरी बार उसी मामले में मैंने पुनः विचार करके निर्णय सुनाया जाता है, इसको एक लीगल भाषा में कहते हैं क्यूरेटिव पिटीशन या उपचारात्मक याचिका। जब आप उत्तराखंड जाएंगे तो निरोगात्मक पूछेगा, और बिहार में जाएंगे तो दोषहारी याचिका। शब्द चेंज करता रहता है, लेकिन इंग्लिश वर्जन जरूर याद रखिए, या तो रिफॉर्मेटिव या क्यूरेटिव। फिर एक बार याद रखिए, हिंदी में इधर उधर देगा, कभी आरोगात्मक याचिका, कभी निरोगात्मक, तो कभी दोषहारी। तो दोषहारी आपका याचिका का मतलब क्या हुआ कि जब न्यायालय अपने ही द्वारा दिए गए निर्णय का पुनर्विलोकन यानी कि एक बार पुनर्विचार किया, उसके बाद भी क्या किया। देखिए, ये पुनर्विलोकन हो गया, और पुनर्विलोकन का फिर किया क्या जा रहा है, पुनर्विलोकन यानी कि एक बार पुनर्विचार किया और उसी पर चौथी बार फिर पुनर्विचार कर रहा है दूसरी। तो इसी को हम कहते हैं क्यूरेटिव पिटीशन। तो ये भी आपका किस उद्देश्य से सृजित किया गया, साम्य के आधार पर। तीसरा आइए आपका देखा जाए, साम्य का यहाँ तक शक्ति है कि इक्विटी के आधार पर अगर कोई पक्षकार कोई हक नहीं मांगता, तब भी उच्चतम न्यायालय कंप्लीट जस्टिस, पूर्ण जस्टिस या पूर्ण न्याय के लिए इक्विटी के आधार पर बिना हक मांगे भी हक दे सकता है। तो बिना मांगे भी दे सकता है, इक्विटी इतनी मजबूत है। मैं बता दूं, कोई जैसे कि अयोध्या मामला देखिए, आपका अयोध्या मामला में मुस्लिम पक्षकारों ने कोई जमीन नहीं मांगी दूसरी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट चूंकि न्याय का न्यायालय है, उसे पूर्ण न्याय करना है। और आपका बताया भी जाएगा कि इक्विटी मतलब इक्विलिटी, यानी कि समता, यानी कि जहाँ समता होगी वहाँ साम्या होगी। अभी आगे हम बताएंगे। अर्थात उच्चतम न्यायालय न्याय करने के लिए साम्य के आधार पर मुस्लिम पक्षकारों को आपका उसी एरिया में कहीं और ये आदेशित किया कि 5 एकड़ जमीन इनको दी जाए, जबकि किसी ने कोई जमीन की मांग अलग से नहीं की। तो ये शुद्ध रूप से किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, इक्विटी, समता। क्यों दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आपका न्याय का न्यायालय है, विधि का न्यायालय है। न्याय करने के लिए वह बिना मांगे भी अधिकार क्या कर सकता है, यह स्पष्ट उल्लेखित होता है कि मांगने की आवश्यकता नहीं है। उसे लगता है कि ये देना चाहिए, तो आप न भी मांगिए तो अधिकार क्या करेगा, स्वयं दे देगा। इस प्रकार हमने ये बताया, मैंने कुल मिलाकर ये बताया गया आपका ये इस पॉइंट में। लास्ट लाइन तब आगे बढ़ा जाए क्योंकि उदाहरण ज़्यादा चलना है। ये हमने बताया कि साम्य विधि का अनुगामी होता है। साम्य यानी कि आपका इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ कानून में बातें स्पष्ट लिखी गई हैं, तो साम्य ने कभी भी ये दावा नहीं किया कि हम कानून का उल्लंघन करके और निर्णय देंगे या लागू होंगे, लेकिन ये हमेशा पिछलग्गू रहा है। तो किसका पिछलग्गू रहा है, विधि का। लेकिन लेकिन मैं बता दूं, जहाँ कोई कानून न हो तो वहाँ न्याय के लिए, समता के लिए ये साम्य अपना रूप दिखाता है, और ऐसी दशा में आपका साम्य के आधार पर न्याय के लिए निर्णय दिए जा सकते हैं। और हमने उच्चतम न्यायालय के 3 निर्णय बताए, और आगे बताया जाएगा, यह नहीं कि समाप्त हो गया उदाहरण। जैसे कि आपका
इसको भी दूसरी भाषा में राजनीतिक तौर पर अगर जोड़ना हो तो भाई आडवाणी और मोदी जी पर जोड़ सकते हैं। आडवाणी जी के पिछलग्गू मोदी जी थे, यानी कि हमेशा मोदी जी आडवाणी जी के अनुगामी थे। लेकिन इक्विटी ने ऐसा काम किया कि क्या हो गया, चेला चीनी हो गया और गुरु क्या रह गया, गुड़। बेचारा गुरु गुरु पीएम पद नहीं पा पाया तो राष्ट्रपति का सपना देखा, वो भी सपना चूर हो गया। यानी कि आपका साम्या ने सपना क्या किया, चूर। यानी कि आपका कह सकते हैं कि ये इक्विटी है, आपका मोदी जी और आपका विधि कौन थे, अडवाणी जी, तो चूर हो गया सपना, देख ही रहे हैं। तो आगे बढ़ा जाए भाई इसमें देखिए आपका अगला नियम देखिए, अगला नेचर, ये तो आपका अनुगामी बताया गया। अगला जो साम्य का नेचर है कि साम्य समता में विश्वास करती है। यानी कि जो साम्य है वह बराबरी में विश्वास करती है। यानी कि जो इक्विटी है वह किस में बिलीव करती है, इक्विलिटी में। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि साम्य समता से प्रसन्न होता है, असमता से नाराज होता है। जहाँ विभेद होगा वहाँ साम्य नाराज होगा, और जहाँ समता होगी वहाँ साम्य क्या होगा, प्रसन्न। तो बताइए आप लोग, समता का सिद्धांत मुख्य रूप से संविधान के किस अनुच्छेद में समाहित है, 14 में। तो अनुच्छेद 14 में जो भी बातें हैं वह साम्य पर आधारित है। भाई एक लाइन यही ना कहेंगे। तो कई विद्वानों ने तो सारे सिद्धांतों को ध्वस्त कर दिया और एक लाइन में बस ये कहा कि जो ये समता का सिद्धांत है वही साम्य है। आपको आगे हम पढ़ाएंगे। यानी कि तमाम विद्वानों ने ये कहा कि जो ये बराबरी का हक है, यानी कि समान स्थिति में रहने वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाए, यही समता है और यही इक्विटी है। तो आगे जब पढ़ेंगे तो आपको देखना मैंने आपको बताया जाएगा कि तमाम विद्वान ये मानते हैं कि जो ये साम्य का मुख्य रूप है वह किसमें समाहित है, समता में। तो समता यानी कि समता से साम्य प्रसन्न होता है और असमता से नाराज होता है। विभेद समता विभेद साम्य के नियमों के विपरीत है, लेकिन विभेद किया जा सकता है समान हैसियत में रहने वालों के बीच नहीं, बल्कि किसके बीच, जिनका स्टेटस या स्तर क्या है, असमान। तो क्या ही जाता है भाई, असमान स्तर है तो अनुच्छेद 14 भी अनुज्ञा देता है, 15 भी अनुज्ञा देता है, 16 भी देता है कि अगर भिन्न भिन्न स्तर है तो विभेद कीजिए, लेकिन स्तर समान है तो कोई विभेद मान्य। तो साम्य भी यही कहता है। अब इस सिद्धांत को एक दो उदाहरणों से देखा जाए। जब भी इस सिद्धांत को आप देखिए तो जो उदाहरण आप देखेंगे आपका कह सकते हैं कि सीपीसी की धारा 73 को हम उठाते हैं। यानी कि द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 की धारा 73 में, आर्टिकल तो पढ़ना ही है तो संविधान से छोड़ देते हैं उदाहरण, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 14 तो पढ़ना ही है डिटेल में। तो फिर वहाँ बताएंगे, जो अभी न पढ़ रहा हो आदमी वो थोड़ा ज़्यादा उदाहरण दे। संविधान तो हम पढ़ाएंगे तो उसमें साम्य बताएंगे ही अलग से। देखिए आपका 73 आनुपातिक वितरण की बात करता है, और ये क्वेश्चन आपका झारखंड प्री में भी आया था और ये मेंस में भी आया था। यानी कि आपका झारखंड में ये सीपीसी में पहले मेंस में आज तक कहीं किसी राज्य में पूछा नहीं गया, लेकिन आपका जितने अब फालतू क्वेश्चन हैं जो कभी नहीं आए हैं या आने की संभावना भी नहीं थी, तो आयोग इस समय उन्हीं क्वेश्चनों को बना रहा है। जाकर आप देखिए साल पेपर, ये आया था प्री में भी मेंस में भी। तो अब 73 को भाई अभी तो डिटेल में हम नहीं बता सकते, लेकिन 73 में जो समता का सिद्धांत समाहित है
ये साम्य पर आधारित है, हमें उसी को जानना है। देखिए, मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, ध्यान समझिए, और ये बी से उधार लिया है 1,000 रुपया, सी से लिया है आपका 500 रुपया, और डी से कितना लिया है 500। अब समस्या ये आई, तो ऐसी दशा में ये तीनों किस पर मुकदमा किए हैं? ए पर, और तीनों डिक्री होल्डर हैं, यानी कि तीनों जीते भी हैं। तो अब भाई ए पैसा नहीं दे रहा है, तो भाई आपका कानून ये कहता है, साम्य नहीं, कि अब ए की संपत्ति को कुर्क किया जाएगा, जब्त किया जाएगा, इसको बेचा जाएगा, और जो बेचने से पैसा आएगा इनमें क्या किया जाएगा? बांटा जाएगा। तो मान लीजिए कि इनकी संपत्ति बेची गई और जो आया पैसा 1,000। अब समस्या ये आई कि अगर हम देखें, उधार को देखें, तो टोटल उधार कितना है? 2,000 रुपया। लेकिन एक की संपत्ति जब बेचकर पैसा आया तो कितना पैसा मिला है? 1,000। तो क्या किसी एक को पूरा पैसा दे दिया जाए? तो भाई साम्य क्या कहता है कि समान रूप से बांटा जाए, यानी कि साम्य जो है वो समता में विश्वास करता है कि असमता में, समता में। तो क्या केवल एक को पूरा पैसा दे दिया जाए कि समता के अनुसार सभी को? लेकिन सभी को जब दिया जाएगा तो आनुपातिक रूप से। तो अनुपात निकालिए, भाई आपका 2,000 बाकी है, 1,000 मिला ही है, तो अनुपात अगर हम निकालेंगे तो इनको 1,000 नहीं मिलेगा, कितना? इनको कितना? 250। इनको कितना? तो ये बताइए, ये जो समता है, ये आपका क्या कि एक आदमी को पूरा दे दिया विभेद करके कि सबको बांटा? तो जब सबको बांटा तो ये साम्य का सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत? कि साम्य समता में विश्वास करती है, विभेद को क्या करती है? रोकती है। और आर्टिकल 14 चूंकि समता के सिद्धांत पर ही आधारित है, 14 से 18, तो ये पूरा अनुच्छेद जो है इक्विटी के इसी सिद्धांत पर गवर्न होता है। तो आगे बताया जाएगा। हम्म नहीं तो सिविल मामलों में वो चेंज कर सकता है, लेकिन आपराधिक मामलों में अगर उच्च न्यायालय ने कोई गलत डिसीजन भी दे दिया तो अब वो चेंज नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट भले अपील में कुछ करे। लेकिन ये प्रतिबंध अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट पर नहीं है, हाई कोर्ट पर है। ये अनुधारा सीआरपीसी हमने बताया था 362, ये पूछा भी जा रहा है वर्तमान में, ज्यादा क्वेश्चन बन रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अगला देखिए भाई, आपका अंतिम जो नेचर हम देख रहे हैं आज का, अंतिम नेचर है कि साम्य सामान्य विधि की पूर्ति करने वाला एक निकाय है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो ये इक्विटी है या जो ये साम्य है, ये जो सामान्य विधि है, सामान्य विधि का मतलब कि जो अधिनियमित विधि है, जैसे सीआरपीसी, आईपीसी, टीपीए इत्यादि, या जो संविधान है, इसका उल्लंघन तो कर नहीं सकता, लेकिन इसकी क्या करता है? पूर्ति। मैं बार बार बता रहा हूँ कि साम्य का काम ही क्या है कि जहाँ कानून में कमी हो, कानून में गैप हो, उस गैप को ये क्या करता है? भर देता है, या उसकी क्या करता है? पूर्ति करता है। तो अब पूर्ति कैसे करता है, ये भी आपको आगे सिद्धांत में भी हमें पढ़ना है, यहाँ तो नेचर में हल्का सा ही देखना है। यानी कि कई नेचर जो हमने बताए वो अलग से हमें 3-4 नेचर क्या पढ़ना है, 12 सिद्धांतों में उसको अलग से डिटेल में भी पढ़ना है। तो आइए, जो साम्य सामान्य विधि की पूर्ति करता है या उसकी कमियों को भर देता है, तो आखिर ये कैसे करता है? तो ये 3 प्रकार से करता है। देखिए, पहला कैसे करता है? ऐसे मामलों में अनुतोष प्रदान करके जिनमें सामान्य विधि के अंतर्गत कोई उपचार उपलब्ध नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ
कि किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होता है और जो अधिनियमित विधि हैं या सामान्य विधि हैं या जो संविधान हमारा है उस अधिकार की रक्षा के लिए कोई उपचार की व्यवस्था नहीं करता, तो ऐसी दशा में न्यायालय इक्विटी के आधार पर उस मामले में भी क्या दे सकते हैं? उपचार। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कानून में कहीं कोई रेमेडी उपलब्ध न हो, तो तीन धाराएं फिर देखनी है। अगर कहीं कोई रेमेडी उपलब्ध न हो तो हमारा उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रेमेडी दे सकता है? एक। और कहीं कोई रेमेडी अगर क्रिमिनल मामले में उपलब्ध न हो तो उच्च न्यायालय किस धारा के तहत सीआरपीसी के दे सकता है? 482। और सिविल न्यायालय सीपीसी की किस धारा के तहत? यानी कि कहीं कोई प्रावधान न हो तो कौन सी धाराएं उपचार प्रदान करती हैं? तीनों। इसमें कोई शक नहीं, 1%। आपका ये हमेशा अनुच्छेद आते रहेंगे क्योंकि बहुत पॉपुलर धाराएं हैं, अनुच्छेद भी हैं, तो हम आगे बताएंगे डिटेल में इसको। लेकिन किसमें विधि का अनुगामी है का मतलब ये हुआ कि इक्विटी कभी भी विधि पर प्रिवेल नहीं करेगी। प्रिवेल नहीं करेगी मतलब ये हुआ कि जहां कानून स्पष्ट रूप से लिखा है और साम्य का भी सिद्धांत है तो वहां साम्य का सिद्धांत लागू नहीं होगा, कानून लागू हो। लेकिन जो लास्ट हम बता रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि जहां कानून में कमी है, अब कमी हम बता रहे हैं, ये नहीं कि टकराव, जहां कानून में कमी है तो इक्विटी उस कमी को क्या करेगी? अपने माध्यम से पूर्ति। तो यहाँ पूर्ति की जा रही है, वहां टकराव हो रहा था। तो जहां तो पहले कैसे, पहला प्रावधान हमने बताया कि जहां के कानून में कोई प्रावधान ही न हो तो ये जो साम्य न्यायालय थे तो उस कमी की पूर्ति करते थे और लोगों के अधिकारों की रक्षा करते थे। तो भाई प्राचीन काल में अगर आप अपकृत विधि यानी कि थोड़ा बहुत भी टाट जानते होंगे तो हमें वहां से उठाना पड़ेगा इस उदाहरण को। देखिए उठाते हम भाई, आपका उदाहरण वहां से उठाना पड़ेगा। आपका यूबी जस आईबी रेमेडियम, यहाँ से इसको आपका सपोर्ट करवाइएगा। यूबी जस आईबी रेमेडियम का मतलब कि जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है। इसका मतलब इसके पहले जो सिद्धांत था वह था यूबी रेमेडियम आईबी जस, जहाँ उपचार है वहाँ अधिकार है। तो ध्यान से समझिए इसमें। देखिए आपका थोड़ा बहुत टाट में 2-3 मिनट बताना पड़ेगा। आपका कबूतर खाने का सिद्धांत बताना पड़ेगा, पीगन होल थ्योरी। भाई देखिए ये साम्य है, मैं बता दूं फिर एक बार। साम्य का मतलब ये हुआ कि कई कानूनों की अच्छी अच्छी बातें हमें यहाँ पढ़नी है और वही चीज़ें आपका इसमें समाहित भी हैं। तो आपका अपकृत विधि, अब जो लोग नहीं जानते हैं भाई ज़्यादा उनके लिए थोड़ा समस्या है साम्य पढ़ना, क्योंकि अब एकदम नया जो आ गया, अभी एक कानून का एक अक्षर नहीं जानता तो न तो सीआरपीसी पकड़ पाएगा न सीपीसी। तो भाई आप सुनते रहिए, कम से कम जितना काम है उतना ही पकड़िए। ये जरूरी थोड़े है कि एक ही बार में 100% आ जाएगा। भाई एक बार में ना आए 2 बार पढ़िए, लेकिन जितना आ जाए उतना ही सही। यानी कि भागते भूत की लंगोटी भली। भाई कुछ न मिले तो कुछ, सब कुछ जा रहा है तो जो भी मिल जाए। अब ये नहीं कि वो आपका विद्वानों जैसे सिर ही काट लीजिए। यानी कि देखिए उदाहरण भाई देख रहा हूँ उब गए हैं पढ़ते पढ़ते। जैसे कि आपका ये हुआ था कि एक आदमी डूब रहा था तो 5 विद्वान थे और गुरुजी ने ये बताया था कि अगर सब कुछ जा रहा तो थोड़ा बहुत ही मिल जाए ले लेना। तो आपका विद्वान आपका रट्टू तोता था, मैंने दिमाग नहीं लगाता था। तो आप अपना दिमाग भी लगाइए, नहीं कि जो हम बता रहे हैं रटिए, अपना दिमाग भी थोड़ा लगाइए समझदारी में। इसका मतलब ये हुआ तो एक आदमी डूब रहा था
तो पांचों विद्वानों को गुरुजी याद आए और आपका ये कहे कि गुरुजी कहें कि भागते भूत की लंगोटी भली, यानी कि जो दिख रहा है उसी को ले लिया जाए, तो क्यों न इस व्यक्ति का सिर ही काट लिया जाए। तो पांचों विद्वान मिलकर क्या कर लिए, सिर ही काट लिए, यानी कि आपका कह सकते हैं कि सिर ही काट लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि केवल आप भरोसा करके गुरु पर, ये नहीं कि किसी का सिर काट लीजिए, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि रट्टू तोता न बनिए। और ये जो आपका मैंने फिल्म भी आई है, आपका फिल्म में भी दिखाया कि रट्टू तोता न बनिए, बल्कि क्या करिए, अपना व्यवहारिक नॉलेज भी थोड़ा रखिए, नहीं कि हम बता दिए तो उसी को रट डालिए। कुछ अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा एग्जाम में, ये नहीं कि हम बता दिए वही काम करेगा, वहाँ कुछ अपना क्या करेंगे आप। ये नहीं कि केवल सिर काट लीजिए और छोड़ दीजिए तो कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर एक बार हम बैक होते हैं भाई, देखिए, यानी कि आपका यूबी जस आईबी रेमेडियम को हम देखते हैं, जहां अधिकार हैं वहां उपचार है। पहले इसको समझिए मैक्सिम को, नए लोग भाई, अगर किसी व्यक्ति के पास कोई अधिकार हैं तो ऐसी दशा में अगर उसके अधिकार का उल्लंघन होता है तो हर हाल में उसके लिए रेमेडी, उपचार, या उन अधिकारों के प्रवर्तन या इन्फोर्समेंट या लागू कराने के लिए भी प्रावधान कानून में होना चाहिए। अगर कहीं प्रावधान नहीं है, अधिकार हैं, तो आपका इसका मतलब ये हुआ कि वह अपूर्ण अधिकार है। और तुरंत यही इक्विटी काम करती थी साम्या, और साम्या इस कमी को उपचार देकर क्या करती थी, पूर्ति, तुरंत उपचार। अब केस देखिए जो बिहार में इस बार भी पूछा गया था, पहला जो केस आया वह एसबी बनाम व्हाइट का आया, और जज का नाम पूछा गया था होल्ट, और यह निर्वाचन से संबंधित था, चुनाव या इलेक्शन। देखिए ध्यान से भाई, इसमें एक व्यक्ति का वोटर लिस्ट में नाम था, वह गया वोट देने, तो उसे वोट नहीं देने दिया गया। फिर आपका वह आ गया, फिर जिसको वोट देना चाहता था वह भारी मतों से वह प्रत्याशी विजयी हुआ। चूंकि अवैध रूप से वोट देने से इसे रोका गया, तो यह कोर्ट में मुआवजा की मांग करने चला गया कि हमें अवैध रूप से रोका गया है, तो हमें क्या दिलवाने वाले निर्वाचन अधिकारी से मुआवजा, क्यों रोका गया। तो आपका जो इसी समय आपका कबूतर खाने का सिद्धांत था, यानी कि इंग्लैंड में आप मुआवजा तभी पा सकते थे जब पहले से निश्चित अपकृत्यों में आप अपना मामला फिट फिट करते थे। और जो निर्वाचन अधिकारी था उसने कहा कि इनको नुकसान क्या हुआ, भाई जिसको जिताना चाहते थे भारी मतों से जीता, इन्हें तो मिठाई बांटनी चाहिए, जश्न मनाना चाहिए कि हमारा कैंडिडेट क्या हुआ, जीत गया, और आए हैं मुआवजा मांगने। और जबकि जो माने जो आपका माने मतदाता था ये कह रहा था कि हजूर हमारे राइट का वायलेशन हुआ है, जो मत देने का अधिकार है, और राइट के वायलेशन होने पर हमें उपचार मिलना ही चाहिए, क्योंकि जब तक कि उपचार की व्यवस्था न हो ये राइट का कोई मतलब नहीं। तो इसीलिए उपचारात्मक जो सिद्धांत है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए अनुच्छेद 32 जो है हमारा संविधान का, वह उपचार ही देता है, इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना जाता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो इसे संविधान की आत्मा और क्या कह दिया, हृदय। क्यों? क्योंकि केवल अधिकार लेकर हम क्या करेंगे जबकि उसके लागू कराने की व्यवस्था न हो। तो एसबी बनाम व्हाइट का आवाज जो ये पहला पॉइंट है कि जहां कानून के तहत उपचार हैं ही नहीं, तो एसबी बनाम व्हाइट के बाद में जस्टिस होल्ट ने ये बता दिया कि आपका अगर वादी के पास कोई अधिकार है उसका उल्लंघन होता है तो भले कानून में कोई उपचार न हो,
हम साम्य के आधार पर उसे क्या प्रदान करेंगे? उपचार, और दिया भी, इसमें कोई शक नहीं है। तो यानी कि पहला ये हुआ कि जहाँ कोई उपचार नहीं है तो साम्य न्यायालय वहाँ क्या दिलवा देते हैं? उपचार। दूसरा है ऐसे मामलों में जिनमें सामान्य विधि के अंतर्गत उपचार अपर्याप्त थे, यानी कि उपचार तो है लेकिन उस उपचार में कुछ कमी है, तो उस कमी की पूर्ति कौन कर देते हैं? आपका कह सकते हैं कि साम्य। जैसे कि मूल अधिकारों के हनन होने पर आप उच्चतम न्यायालय में जाते हैं, उच्चतम न्यायालय आपके अधिकारों की रक्षा करता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने देखा कि जो व्यक्ति मूल अधिकारों का हनन किया है उससे कुछ मुआवजा भी वसूला जाए, तो रुदल शाह के वाद में कहा कि एक और उपचार पर्याप्त करके दे दिया कि ये क्या देगा? मुआवजा, यानी कि जो उल्लंघन किया है वो क्या दे? मुआवजा। तो उपचार थोड़ा कम लगा तो क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने? बढ़ा दिया। और तीसरा पॉइंट है कि अगर उपचार की जो व्यवस्था है वह सामान्य विधि के तहत कठोर है, दोषपूर्ण उसकी प्रक्रिया है, तो साम्य बस ये करता है कि उस दोषपूर्ण प्रक्रिया को आसान बना देता है। यानी कि अगर कानून में कोई रेमेडी की प्रक्रिया है लेकिन वह प्रक्रिया स्ट्रिक्ट है या उसमें कोई गलती है, दोष है, तो साम्य बस ये करेगा कि उस दोष को या उस गलती को क्या कर देगा, या उस कठोरता को क्या कर देगा? उदार। इसका सबसे उत्तम उदाहरण आपका हम बता रहे हैं, और ध्यान से समझिए, संविधान में ही निहित है, आर्टिकल 32 में, भले आप न जानते हो। देखिए आपका अनुच्छेद 32 जब पढ़ाया जाएगा तो एक एक शब्दों को मथा जाएगा, और लिखा गया अनुच्छेद 32 में स्पष्ट रूप से कि इस भाग के तहत दिए गए अधिकार इस अनुच्छेद के तहत प्रत्याभूत किए जाते हैं। प्रत्याभूत मतलब सिक्योर किए जाते हैं, गारंटी किए जाते हैं, और इसके आपका लागू कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में जाया जा सकता है। तो समुचित कार्यवाहियों द्वारा कहाँ हम जा सकते हैं? मूल अधिकार में, उच्चतम नहीं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों, तो उच्चतम न्यायालय को ही हम लेकर चल रहे हैं। तो ऐसी दशा में उच्चतम न्यायालय में शुरुआती दौर में था आपका, कह सकते हैं कि आपका जो शुरुआती दौर में नियम था, देखिए थोड़ा ये हो रहा है इधर उधर, भाई रोका जाए क्लास, टिपिए भी चलाना है, कल इसको हम बताएंगे आपका आर्टिकल 32 से जोड़कर तीसरा पॉइंट। कल भाई कॉपी भी लेकर आइएगा, आपका साम्या लिखवा भी जाएगा, एक पेज अब तक हुआ है लिखवाने, कॉपी भी एक बना लीजिए, लगभग 15-20 पेज का कॉपी बनाइएगा, या कोई कॉपी हो तो उसी में दो